हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि आपके सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही ये आपके अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड इन 30 क्वेश्चंस में से आप कितने स्कोर कर पाते हो, कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाते हैं, उसको भी ज़रूर काउंट करिए। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया आपसे कि एक शिक्षक बालकों के जैविक गुणों तथा उसके पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण से अवगत होकर बालकों की किन समस्याओं को हल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है समायोजन, सेकंड अनुशासन, थर्ड बौद्धिक विकास एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 1 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4। एक शिक्षक बालकों के जैविक गुणों तथा उसके पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण से अवगत होकर बालकों के समायोजन की समस्या, अनुशासन की समस्या और इसके साथ ही बौद्धिक विकास की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। समावेशी शिक्षा की मुख्य प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है समावेश, सेकंड सामान्यीकरण, थर्ड संस्था रहित शिक्षा एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 2 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4। समावेशी शिक्षा की मुख्य प्रक्रिया में समावेश भी आता है, सामान्यीकरण भी आता है और इसके साथ ही संस्था रहित शिक्षा भी आता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किसके अंतर्गत छात्रों की योग्यता, शैक्षिक प्रणाली तथा अन्य संबंधित सूचनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है संचित अभिलेख, सेकेंड है प्रश्नावली, थर्ड अनुसूची एंड फोर्थ ऑप्शन है घटनावृत्त। करेक्ट होगा 3 का आपका ऑप्शन 1। संचित अभिलेख के अंतर्गत छात्रों की योग्यता, शैक्षिक प्रणाली तथा अन्य संबंधित सूचनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से करने लगते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से करने लगते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा जो स्टेज उन्होंने दिया है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिन्हें हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है अमूर्त रूप से करने लगते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा 4 का आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 1, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति के विकास बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय के कारण द्वारा, सेकंड है व्यक्तिगत कारण के द्वारा, थर्ड है सामाजिक कारण के द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक के द्वारा। 5 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति के विकास बाल अपराध के व्यक्तिगत कारकों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बुद्धि को कहा है। फर्स्ट ऑप्शन है अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन की योग्यता, सेकेंड है सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता, थर्ड है अधिगम की योग्यता एंड फोर्थ ऑप्शन है सामान्य योग्यता एवं विशेष योग्यता का समन्वय। तो आपको मनोविज्ञानी टर्मन के अकॉर्डिंग बताना है कि उन्होंने बुद्धि को क्या माना है। 6 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन की योग्यता को टर्मन ने बुद्धि कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका वृद्धि व विकास के सिद्धांतों एवं उसके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है। फर्स्ट ऑप्शन है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत फ्रायड, सेकेंड है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे, थर्ड है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत स्किनर एंड फोर्थ ऑप्शन है नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग। तो यहाँ जो सिद्धांत दिए गए हैं उसके प्रतिपादकों का जो युग्म गलत है, जो असंगत है, उसे चूज करना है आपको। 7 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत स्किनर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ
विधि मानी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है किंडरगार्टन विधि, सेकंड है योजना विधि, थर्ड है पाठ्य पुस्तक विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है व्याख्यान विधि। तो प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु जो विधि सर्वश्रेष्ठ है वो है आपका ऑप्शन 2 योजना विधि, जिसे आप परियोजना विधि के नाम से भी जानते हो, प्रोजेक्ट प्रणाली। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन फर्स्ट ऑप्शन है सही है, सेकंड है सही हो सकता है, थर्ड है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है एंड फोर्थ ऑप्शन है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो ये जो कथन है वो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, थॉर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत है? फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत, सेकंड है बहुकारक सिद्धांत, थर्ड है धारा प्रवाह सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है संक्रिया उत्पादन सिद्धांत। 10 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सुधारात्मक शिक्षण किनके लिए उपयोगी है? फर्स्ट ऑप्शन है असामान्य बालकों के लिए, सेकंड है अभिभावकों के लिए, थर्ड है अध्यापकों के लिए एंड फोर्थ ऑप्शन है सामान्य बालकों के लिए। तो जिनको सुधार की आवश्यकता है, तो सुधारात्मक शिक्षण जो है वो असामान्य बालकों के लिए जरूरी है। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया आपसे कि बालक के समाजीकरण का निर्धारण निम्नलिखित में से किस तकनीक के द्वारा निर्धारित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जीवन वृत्त अध्ययन तकनीक, सेकंड है निरीक्षण तकनीक, थर्ड है समाज नीति तकनीक एंड फोर्थ ऑप्शन है साक्षात्कार तकनीक। तो बालक के समाजीकरण का निर्धारण जिस तकनीक के द्वारा किया जाता है वो है आपका ऑप्शन 3 यानी कि समाजमिति तकनीक। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया आपसे कि अधिगम अस्थानांतरण के सिद्धांत एवं प्रतिपादक के निम्न युग्मों में से असत्य युग्म है? फर्स्ट ऑप्शन है साहचर्यवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक, सेकंड है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ईवी पैवलोव, थर्ड है सामान्यीकरण का सिद्धांत C.S. जर एंड फोर्थ ऑप्शन है अवयववादी सिद्धांत कोहलर। तो अधिगम अस्थानांतरण के इन सिद्धांतों के प्रतिपादकों के जो युग्म दिए गए हैं, तो जो सही तरीके से मैच नहीं है, जो गलत है उसे चूज करिए। 13 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 साहचर्यवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया आपसे कि आपकी कक्षा का एक छात्र लिखने में असमर्थता प्रदर्शित करता है, वह छात्र ग्रस्त है? फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ग्राफिया से, सेकंड है डिस्कैलकुलिया से, थर्ड है डिफेजिया से एंड फोर्थ ऑप्शन है डिसलेक्सिया से। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, उसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है यानी कि लिखने की अक्षमता है उसमें। 14 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है वो लेखन संबंधी अक्षमता है, डिसेबिलिटी है। डिस्कैलकुलिया में गणित संबंधी प्रॉब्लम्स होती है। डिफेजिया जो है वो बोलने संबंधी है और डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, किसी बालक में पाए जाने वाले वे प्रेरक जो वातावरण के संपर्क में आने से उनमें विकसित होते हैं कहलाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अर्जित प्रेरक, सेकंड है प्राकृतिक प्रेरक, थर्ड है जन्मजात प्रेरक एंड फोर्थ ऑप्शन है आंतरिक प्रेरक। तो बात की जा रही है वैसे प्रेरक की जो वातावरण के संपर्क में आने से उनमें विकसित होते हैं। 15 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 अर्जित प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बाहरी सत्ता पर आधारित, सेकंड है स्वायत्तता पर आधारित, थर्ड है विद्यालय पर आधारित एंड फोर्थ ऑप्शन है परिवार पर आधारित। बात की जा रही है यहाँ पे 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की। 16 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 स्वायत्तता पर आधारित। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से किसमें नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है इस सिद्धांत का प्रयोग कठिन विषयों जैसे गणित, भौतिक शास्त्र तथा विज्ञान के अन्य विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता। थर्ड है इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि का उपयोग बालक तभी कर सकता है जबकि उसे संपूर्ण परिस्थिति का ज्ञान हो एंड फोर्थ ऑप्शन है इस सिद्धांत
पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को समग्र करने पर बल देता है। 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 18, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में न्यूनतम हो जाती है यानी कि कम हो जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है भ्रूण अवस्था, सेकेंड है किशोर अवस्था, थर्ड शैशव अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है बाल्य अवस्था। तो शारीरिक विकास की गति जिस अवस्था में कम होती है वो है आपका ऑप्शन 4, बाल्य अवस्था। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 19, जब बच्चे दूसरे के व्यवहार का प्रेक्षण कर उसी व्यवहार का अनुकरण करते हैं तो वे उपयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा का, सेकंड अभिप्रेरणा का, थर्ड चिंतन का एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिवृत्ति का। 19 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, चिंतन का। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया आपसे कि आप एक ऐसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं जहां बालक बोलचाल में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सी समस्या आपकी कक्षा को प्रभावित कर सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है उच्चारण में व्यक्तिकरण की, सेकेंड है शब्दों के लेन देन की, थर्ड है वाक्यों में कठिनाई की एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी की। तो आप एक ऐसी क्लास में पढ़ा रहे हो जो बहुभाषी है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत सारी भाषाओं का यूज करते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो समस्या आपको प्रभावित कर सकती है वो कौन सी होगी? 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, उच्चारण में व्यक्तिकरण की, शब्दों के लेन देन की और इसके साथ ही वाक्यों में कठिनाई की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षक शिक्षार्थियों में सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का संप्रेषण कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है मूल्यों पर भाषण देकर, सेकंड है दूरदर्शन कार्यक्रम दिखाकर, थर्ड है छात्रों की पाठ्य सहगामी गतिविधियों में सक्रिय कार्य से एंड फोर्थ ऑप्शन है धार्मिक उत्सवों को मनाकर। 21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, छात्रों की पाठ्य सहगामी गतिविधियों में सक्रिय कार्य से। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, किसी भी प्रकार के ज्ञान के प्रति हमारी अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट है अनुभाषिक प्रमाण के आधार पर विज्ञान द्वारा प्रमाणित को स्वीकार करना, सेकंड है उन्नति के क्षेत्र में विश्वास को अपनाना, थर्ड है अंतिम सत्य को स्वीकार करना एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज्ञान की प्राप्ति में हमारी जो अभिवृत्ति होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए? 22 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, अनुभाषिक प्रमाण के आधार पर विज्ञान द्वारा प्रमाणित को स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इससे लाभप्रद ढंग से समय बिताने का अवसर मिलता है, सेकंड ऑप्शन है इनसे मनोरंजन का अवसर मिलता है, थर्ड है इनसे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है इनसे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। 23 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, इससे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग किया जाए, सेकंड है बालकों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए, थर्ड है छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए एंड फोर्थ ऑप्शन है छात्रों के स्वैच्छिक उत्तरों पर आश्रित रहा जाए। तो प्रश्नोत्तर विधि में किस बात पे विचार करना जरूरी है ये बताइए? 24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोच कर देने को कहा जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है दत्त कार्य, सेकेंड है मौखिक प्रश्न, थर्ड है सत्र परीक्षा एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी और खेल। 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, सत्र परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जन्मजात व अर्जित दोष, सेकेंड है अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, थर्ड है वंशानुक्रम व शरीर संरचना एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत जो शामिल है उसमें वो कौन कौन से हैं? 26 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, ये सभी, यानी कि जन्मजात व अर्जित दोष, अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रभाव और वंशानुक्रम व शरीर की संरचना। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, बालकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? फर्स्ट है क्षमताओं के प्रतिकूल, सेकेंड है रुचियों के अनुकूल, थर्ड है अत्यंत सरल एंड फोर्थ ऑप्शन है अत्यधिक बोझिल।
तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम का जो स्वरूप होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए? 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, बालकों की रुचियों के अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि लब्धि इजकल टू मानसिक आयु बाई शैक्षिक आयु इंटू 100। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है बुद्धि लब्धि इजकल टू वास्तविक आयु बाई मानसिक आयु इंटू 100। थर्ड ऑप्शन है बुद्धि लब्धि इजकल टू मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु इंटू 100 एंड फोर्थ ऑप्शन है बुद्धि लब्धि इजकल टू शैक्षिक आयु बाई मानसिक आयु इंटू 100। 28 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से क्या एक बाल चिंतन का साधन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा, सेकंड संप्रत्यय, थर्ड प्रतिज्ञप्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक वृद्धि। 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। इन चारों ऑप्शंस में जो बाल चिंतन का साधन नहीं है वो है शारीरिक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है आपसे कि बाल अपराध का प्रमुख कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुवांशिकता, सेकंड है शारीरिक गठन, थर्ड है असंतुलित परिवार एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो बाल अपराध के क्या कारण हो सकते हैं? 30 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, यानी कि अनुवांशिकता भी हो सकती है, शारीरिक गठन भी हो सकता है और असंतुलित परिवार भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीडीपी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के भी 25 प्लस क्वेश्चन जरूर सही हुए होंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।